गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे प्री AQ के जो क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है इफ अ ट्रांजिस्टर एमिटर करेंट, इफ ए ट्रांजिस्टर emitter current is 2 milliampere, the collector current is A है greater than 2 milliampere, less than 2 milliampere, equal to 2 milliampere, not none of these। तो ट्रांजिस्टर एमिटर करंट स्टूडेंट दिया है 2 मिली एम्पियर। तो हमको फॉर्मूला मालूम है कि जो एमिटर करंट होता है इट इज द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। जो एमिटर करंट हमारा होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। इसमें भी सबका अलग अलग फंक्शन होता है। एमिटर का काम होता है एमिट करना चार्ज कैरियर का, द फंक्शन ऑफ एमिटर इज टू एमिट द चार्ज कैरियर। कलेक्टर का काम है द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर। बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बेस हमारे एमिटर करंट को कैरियर्स को कलेक्टर की तरफ पास कराते हैं। एमिटर करंट एमिटर जो होता है हमारा आपका हैवली डोप्ड होता है बिकॉज इट्स फंक्शन इज टू एमिट द चार्ज कैरियर। तो अगर हम लोग सीधे क्वेश्चन पे अगर आए तो एमिटर करंट 2 मिली एम्पियर अगर दिया है तो बट नेचुरल है कलेक्टर करंट जो होगा वो एमिटर करंट से थोड़ा सा कम होगा, तो लेस देन 2 मिली एम्पियर हमारा होगा। क्योंकि बेस बहुत थिन और बहुत लाइटली डोप्ड होता है तो बेस करंट बहुत स्मॉल होगा, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि एमिटर करंट कलेक्टर करंट के बराबर होगा। लेकिन एमिटर करंट ज्यादा होता है कलेक्टर करंट से, तो कलेक्टर करंट हमारा लेस होगा देन 2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। इफ द एमिटर करंट if the emitter current of a transistor if the emitter current of a transistor is 12 milliampere and IB is 175 of IC, determine the label of IC and IB। determine the label of IC and IB। तो देखिए हमारा गिवन में है एमिटर करंट हमको दिया हुआ है, एमिटर करंट I बराबर 12 मिली एम्पियर और IB जो हमको दिया हुआ है IB दिया है 175 ऑफ IC, या कह सकते हैं IC अपॉन 75। IC और IB की वैल्यू हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द लेवल ऑफ IC एंड IB। तो स्टूडेंट हमको मालूम है जो एमिटर करंट होता है ये सम ऑफ बेस करंट और प्लस कलेक्टर करंट होता है, और एमिटर करंट हमको दिया है 12 मिली एम्पियर। 12 इज इक्वल टू IB और IB दिया है IC अपॉन 75। देखिए हमको IB की वैल्यू दिया है IC अपॉन 75 और प्लस यहाँ पर हम IC करेंगे तो 12 इज इक्वल टू जो हमारा आएगा IC हम कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 75 प्लस 1 आएगा ये, या यहां से हम कह सकते हैं कि 12 इज इक्वल टू IC 76 अपॉन 75 हो जाएगा, या यहां से हम कह सकते हैं जो IC की वैल्यू आएगी वो 12 इंटू 75 अपॉन 76 आएगा।
या कह सकते हैं आईसी की जो वैल्यू आएगी हमारी 12 इंटू 75/76 जब हम करेंगे कि आएगा हमारा 11.84। आईसी की वैल्यू जो हमारी आएगी स्टूडेंट वो आएगा 11.84 मिली एम्पियर, क्योंकि जो हमारा आई दिया है ये भी 12 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो आईसी की वैल्यू हमारी आ गई, तो डिटरमाइन द लेवल ऑफ आईसी। और आईबी की वैल्यू जो हमारी होगी तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। और आई की वैल्यू दिया है 12 मिली एम्पियर, तो 12 इज इक्वल टू 11.84 प्लस आई बी। तो आई बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 माइनस 11.84। तो आई बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.16। तो इसके चार ऑप्शन दिए थे स्टूडेंट। चार ऑप्शन जो इसमें दिया था वो आपको क्वेश्चन पेपर में था। पहला था 11.84 एंड 0.16, तो हमको लगता है यही आंसर होगा, ए वाला। बी था 12.84, तो बी होगा ही नहीं। सी भी दिया था 12.84, तो ये होगा ही नहीं। वो इसका आंसर होगा ए 11.84 एंड 0.16 मिली एम्पियर। अब था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज, चार ऑप्शन था। ए था हमारा 1, बी था हमारा 5, सी था हमारा 10 और डी था हमारा 100। तो आइडियल वैल्यू क्या होगा स्टेबिलिटी फैक्टर का? तो इसका आंसर होगा 1। स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स एजुकेशन करंट। तो यहाँ से हम आइडियल वैल्यू निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर का 1 आएगा। स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना कम स्टेबल होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आइडियल उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितना ज्यादा होगा ट्रांजिस्टर का, उतना कम स्टेबल होगा, यानी जितना कम उतना ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांस कंडक्टेंस पूछ रहा है। ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ जे फेट इज गिवन एज। तो पहला आंसर हमारा है ट्रांस कंडक्टेंस का डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी, डेल्टा वीजीएस अपॉन डेल्टा आईडी, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस, और डी है डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो स्टूडेंट होता है उसको जीएम से डिनोट करते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस जीएम, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस होता है ट्रांस कंडक्टेंस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, MOSFET use the electric field of
तो इसमें देखिए चार ऑप्शन था स्टूडेंट। मॉसफेट यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, पहला था गेट कैपेसिटेंस टू कंट्रोल द चैनल करंट, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन टू कंट्रोल द चैनल करंट, सी था बोथ ए एंड बी, एंड डी था नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा गेट कैपेसिटेंस टू कंट्रोल द चैनल करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जेफेट। जेफेट इज नॉर्मली यूज्ड इन, तो जेफेट जो हमारा होता है नॉर्मली यूज होता है ओमिक रीजन में। इसमें भी कई सारे ऑप्शन थे। जेफेट इज नॉर्मली यूज्ड इन ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ या ब्रेकडाउन। तो जेफेट जो हमारा नॉर्मली यूज होता है ओमिक रीजन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ फेट एक्ट एज ए व्हाट, ए फेट एक्ट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स या वेरिएबल करंट सोर्स। तो हमारा जो फेट होता है एक तरह से वो वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 था फॉर मॉसफेट द गेट करंट इज, तो फॉर मॉसफेट द गेट करंट इज डिपेंडेंट ऑन द ड्रेन करंट, increases with increase in drain voltage या decreases with decrease in drain voltage, या is negligibly very small। जिसका आंसर होगा इट्स वेरी स्मॉल, गेट करंट इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन था 21, एन आइडियल ऑप एम्प शुड हैव, क्वेश्चन नंबर 21 था एन आइडियल ऑप एम्प should have infinite gain at all frequency, पहला था infinite gain, infinite gain at all frequency, infinite bandwidth, infinite bandwidth, सी था हमारा जीरो फेज शिफ्ट, और डी था ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो आइडियल ऑप एम्प के बारे में हमको स्टूडेंट मालूम है। आइडियल ऑप एम्प की जो प्रॉपर्टी है वो कई सारी प्रॉपर्टी। आइडियल ऑप एम्प का जो गेन होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। गेन जो होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं ये इनफाइनाइट होता है। बैंड विड्थ जो होता है आइडियल ऑप एम्प का इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है ये इनफाइनाइट होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस इसका जीरो होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है। और स्लीव रेट भी जो होता है इसका इनफाइनाइट होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। बैंडविड्थ इसका इनफाइनाइट होता है, मींस any frequency range of signal from 0 to infinite hertz, it can be amplified without any attenuation। तो इसका जो बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है, गेन इनफाइनाइट होता है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, सारा कुछ इसमें इनफाइनाइट होता है। बस आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा इसका जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 22 पे जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा है if the differential voltage gain, if the differential voltage gain and common mode voltage gain and common mode voltage gain of a differential amplifier of a differential amplifier are 48 dB and 2 dB respectively, then its common mode rejection ratio, then its common mode rejection ratio is, A है 44 dB, B है 46 dB, C है 48 dB और D है 42 dB।
तो देखिए स्टूडेंट क्या दिया हमको, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन दिया हुआ है, दैट इज एडीएम हमको दिया हुआ है 48 dB, और कॉमन मोड वोल्टेज गेन दिया है 2 dB, और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पूछ रहा है डीबी में। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू दी कॉमन मोड गेन होता है, जो हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है 20 log टू दी बेस 10 करेंगे और एडीएम अपॉन एसीएम करेंगे। तो जो हमारा ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आएगा हमारा ये डीबी में आएगा। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू दी कॉमन मोड गेन, और उसका लॉग लेके अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डीबी में आ जाएगा। तो एडीएम देखो हमारा 42 डीबी दिया है, इसको हमको नॉन डीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉन डीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए इसको हमको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी आएगा 10 पे पावर लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, एडीएम और एसीएम की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे। तो इसके लिए 48 डीबी है, तो इसको हमको नॉन डीबी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे पहले हम। तो स्टूडेंट जब 48 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे हम, तो आएगा 2.4, और इसके बाद 10 पे पावर 2.4 करना पड़ेगा। और सिमिलरली जो हमारा 2 डीबी दिया है, 2 को भी हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा उससे 10 पे पावर लेंगे। तो जब हम 10 पे पावर ये 2.4 लेंगे तो आएगा 251, और जब इस पे हम लेंगे 10 पे पावर 0.1, टेन पे पावर जब हम 0.1 लेंगे तो आएगा 1.2589, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको नॉन डीबी में कन्वर्ट कर लिया, तो 20 log टू दी बेस 10 251 अपॉन 1.2589 करेंगे, तो ये आएगा हमारा 251 डिवाइडेड बाई 1.2589 करेंगे तो हमारा आएगा 199 के करीब में आएगा। और उसके बाद इसका हम लॉग लेंगे, तो लगभग ये आ जाएगा 2.298, ये आएगा 20 इंटू 2.298, और फिर इसमें हम 2.298 में हम 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 45.96 आएगा। 45.96 या अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 46 डीबी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको ध्यान देने लिए ध्यान देके इसको सॉल्व करेंगे तभी होगा। डायरेक्ट अगर हम एडीएम और एसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको जानना जरूरी है। डीबी को नॉन डीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यार नॉन डीबी हो तो डीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली देखो ये फॉर्मूला है, कोई भी नंबर अगर डीबी में आपको निकालना है तो 20 log टू दी बेस 10, यानी अगर कोई नंबर हमको दिया है, लेटर सपोज 500 600 700 कुछ भी दिया हो, और उसको डीबी में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर आप वैल्यूज का पुट कर दीजिए। लेटर सपोज हमको अगर 500 दिया हुआ है कोई नंबर, उसको डीबी में कन्वर्ट करना हो तो इसका लॉग लेंगे 10 के बेस में, और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 500 हमारा डीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई चीज डीबी में दिया हो, नंबर में आपसे पूछे, तो आप उसको यहाँ पुट करोगे, वो आप उसको यहाँ पुट करोगे। या लेटर सपोज आपको 30 डीबी अगर आपको दिया है और पूछे उसका नंबर कितना होगा, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको पहले 20 से डिवाइड करोगे। 20 से डिवाइड करोगे तो 20 इधर आएगा, 20 से डिवाइड करोगे जो भी आएगा, फिर उसके आप 10 पे पावर आप लोगे तो हमारा वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मालूम होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट डीबी टू नॉन डीबी या नॉन डीबी टू डीबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल ऑप एम्प इज एन। आइडियल ऑप एम्प क्या है? तो आइडियल ऑप एम्प इज एन आइडियल करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये जान लीजिए, आइडियल ऑप एम्प जो होता है, आइडियल जो होता है हमारा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज source. An ideal op amp is an ideal current control voltage source. क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज, determine the output voltage determine the output voltage of an op amp, determine the output voltage of an op amp for input voltage of 400 microvolt and 280 microvolt. Determine the output voltage of an op amp for input voltage of 400 microvolt and 280 microvolt. The amplifier has differential gain. The amplifier has differential gain 12,000 and the value of CMRR is 400. तो इसके चार ऑप्शन है। ए हमारा है 20 वोल्ट 2 वोल्ट, बी हमारा है 2.5 वोल्ट, सी हमारा है 1.45 वोल्ट एंड डी जो हमारा है वो है 1.40 वोल्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट देखो, हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज का, वी आउटपुट इज इक्वल टू एडीएम वीडीएम प्लस एसीएम वीसीएम। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वी हैव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आउटपुट वोल्टेज, वी आउटपुट इज इक्वल टू एडीएम वीडीएम प्लस एसीएम वीसीएम। अब इसका जो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, वीडीएम जो आपका होगा डिफरेंशियल मोड गेन, वीडीएम इज इक्वल टू मॉड ऑफ V1 माइनस V2 आप करोगे, और जो कॉमन मोड वोल्टेज निकालोगे वीसीएम दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप। तो देखो, हमको इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है ये और ये, इसको मान लेंगे हम V1 है, इसको मान लेंगे V2 है। तो जब आप डिफरेंशियल वोल्टेज घटाओगे तो V1 में से जब आप V2 घटाओगे, 400 में से जब आप 280 घटाओगे तो डीएम जो आएगा वो आएगा 120 माइक्रो वोल्ट, और जो कॉमन मोड वोल्टेज आएगा वीसीएम वो आएगा 400 प्लस 280 और डिवाइडेड बाई 2 जब आप करोगे ये 700 400 680 आएगा, तो 340 माइक्रो वोल्ट आपका आ जाएगा कॉमन मोड वोल्टेज। 680 तो 340 माइक्रो वोल्ट हमारा आ जाएगा वीडीएम, और 340 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। और चूंकि ये दोनों वैल्यू हमको नॉन डीवी में दिया है, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एडीएम और एसीएम की जगह हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा वी आउट, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा, एडीएम की वैल्यू दिया है, डिफरेंशियल गेन दिया है 12,000, यहाँ 12,000 इंटू वीडीएम की वैल्यू है 120 माइक्रो वोल्ट, तो 120 इंटू 10 टू द पावर -6 कर दोगे तो वोल्ट में बदल जाएगा। और वीसीएम दिया है 340, तो 340 माइक्रो वोल्ट है तो 10 टू द पावर -6। और हमको जो कॉमन मोड गेन दिया है, देखिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो दिया है, ठीक है,
तो यहाँ पर हमको कॉमन मोड गेन नहीं दिया, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू दी कॉमन मोड गेन। यहाँ से जो हमारा कॉमन मोड गेन आएगा एसीएम, दैट इज, वो डिफरेंशियल गेन दिया है 12,000, और CMRR दिया है हमको 400, 30, कॉमन मोड गेन हमारा आएगा 30, तो यहाँ पर आप 30 पुट करोगे। और जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो इसको जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी 1.45 वोल्ट आएगा। इसको आप लोग चेक कर लेना, 1.45 वोल्ट इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये डिजिटल का क्वेश्चन था। 101011 अगर बाइनरी में है इज इक्वल टू 53, अगर बेस p है तो b इज इक्वल टू। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे इस पे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।